हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रवासी कहानियां की एक दिलचस्प कहानी थोड़ी देर और के बारे में, जिसे शैलजा सक्सेना ने लिखा है। कहानी युद्ध, विस्थापन, पहचान और अस्तित्व के संघर्ष के बारे में है। ये कहानी 1948 के आसपास के समय में घटित होती है, जब अरबिज़राय युद्ध और पलायन की घटनाओं ने जिंदगी को नर्क बना दिया था, खासकर उन लोगों के लिए जिनका कोई स्थायी घर या सुरक्षित भविष्य नहीं था। कहानी में मुख्य पात्र यास्मीन की दृष्टि से यह दिखाया गया है, जो एक फिलिस्तीनी मुस्लिम लड़की है जो अपने परिवार और घर को खोने के बाद अपनी पहचान और सुरक्षा की तलाश में है। उसके पिता, भाई और चाचा को युद्ध के दौरान मारा जाता है और वो भागकर अपनी जान बचाती है। इस यात्रा के दौरान उसे जूली, मिसेस बेन-ब्राहम, एक यहूदी महिला से मदद मिलती है, जो उसे शरण देती है और एक नया पहचान बनाने का रास्ता दिखाती है। सिम्हा स्वयं कहानी में उपस्थित नहीं है, लेकिन उसके व्यवहार, विचारों और संवेदनशीलता का चित्रण यास्मीन की यादों के माध्यम से होता है। सिम्हा मिसेस बेन-ब्राहम का इकलौता बेटा था। कहानी थोड़ी देर और शैलजा सक्सेना। 12 अगस्त 1945। दूसरी बड़ी लड़ाई का समय। लेबनान के यहूदी लोग छोटे छोटे समूहों में छिपकर अपनी जमीन पर अपना देश बनाने का सपना लिए शहरों से चुपचाप निकलने की ताक में थे। शहर उनके खिलाफ हो रहा था। देश उन्हें जिंदा या मुर्दा बाहर खदेड़ने की योजनाएं बना रहा था। लोग एक दूसरे के चेहरों में विश्वास और अविश्वास के साए नाप रहे थे। ऐसे में बेन-ब्राहम के घर के अहाते में वो लड़की घुसी, चेहरे से बदहवास और बेहद थकी हुई लड़की, जिसकी पोशाक से गांव की घास और सड़कों की धूल की मिलीजुली बू आ रही थी। रात का करीब 11 बजा होगा जब दरवाजे पर जोर से खटखट की आवाज हुई थी। बेन-ब्राहम आजकल एक आंख से सोते हैं। जमाना ही ऐसा है कि दोनों आंखों से सोने का मतलब है मौत, और एक अकेले अपने ही बात हो तो चलो कभी आंख लग भी जाए, पर उनके निकट दूर के अनेक रिश्तेदार भी अब अपने जरूरी सामान के साथ उनके घर आकर रह रहे थे। उनका घर राजधानी से दूर सिडान शहर की दक्षिणी सीमा पर बना हुआ है। शहर सामान लाने ले जाने के रास्ते पर है। इस दृष्टि से लोगों की पैनी निगाहों से कुछ हटकर, लेकिन सुविधापूर्ण स्थान पर है। आसपास के गांवों में रहने वाले उनके रिश्तेदारों को उनके घर आकर रहना ही सुरक्षित लगा था। अब बच्चे और बड़े, कुल मिलाकर उनके घर 21 लोग थे, जिनमें उनका खुद का 17 साल का इकलौता बेटा शामिल नहीं था। वह ब्रिटिश फौज में शामिल होने के लिए 3 साल पहले जबरदस्ती पकड़ बुलाया गया था। उनका अपने बेटे को रोकने का कोई भी प्रयास कामगर साबित नहीं हुआ। बेन-ब्राहम किसी जमाने में सरकारी नौकर रह चुके थे। इस शहर में आकर अपनी मछली बेचने की दुकान खोलने से पहले लगभग 13 साल उन्होंने सरकारी न्यायालय में नोट लेने वाले की हैसियत से काम किया था। उनके द्वारा कोर्ट के नोट और कार्यवाही सलीचे से लिखी होती थी, और अच्छी बात यह थी कि सटीक और सत्य होती थी। उनकी काबिलियत को सराहते हुए नौकरी छोड़ने पर उन्हें दफ्तर की गोल्डन सील वाली एक चिट्ठी भी दी गई थी। बेन-ब्राहम जानते थे कि आज उस चिट्ठी पर भरोसा करके कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता, पर घर के शेष सदस्य जानबूझकर ये मानना चाहते थे कि आखिर उस चिट्ठी का बुरी परिस्थितियों में कोई तो अच्छा उपयोग हो सकेगा। एकाध बार बेन-ब्राहम ने समझाना भी चाहा, पर जब उन्होंने देखा कि वो चिट्ठी तिनके का सहारा बनकर घर के लोगों को हिम्मत बंधा रही है, तो वे चुप हो गए। वे जानते थे जब सिम्हा को सरकार के लोग सेना में भर्ती होने का आदेश देने आए थे, तो उस चिट्ठी और उनके और मिसेस बेन-ब्राहम के आंसुओं ने कोई काम नहीं किया था। सिम्हा उनका इकलौता बेटा, दुकान में उनका और घर में मां का दाया हाथ पर सरकारी निर्णयों के आंखें और कान नहीं होते। जब रात 11 बजे कुंडा खटका, तो वे पास मेज पर रखी पिस्तौल लेकर कमरे से बाहर निकले। बाहर ठंडी हवा में कांपती, थकी हुई सी एक लड़की खड़ी थी, जो देखने से 14 से 15 साल की लगती थी। बेन-ब्राहम ने पहले हैरानी से उसे देखा, फिर चारों ओर सतर्क निगाह डाली, पर कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। नजरें लड़की पर वापस लाते हुए भी वे कनखियों से बाहर की तरफ देख रहे थे।
आजकल लड़कियों और बच्चों का इस्तेमाल करके दूसरे के घरों में घुसने वालों के किस्से उन्होंने सुन रखे थे। कौन हो तुम और क्या चाहिए? लड़की ने हकला कर धीमी आवाज में कहा, अलुष्का। बेन इब्राहिम ने आवाज में छिपे डर को सुना, पर आधी रात किसी का आना अब भी उन्हें अचंभित किए था, और जो आधी रात को एक अजनबी का दरवाजा खटखटा सकती है, वो इतनी भी डरपोक नहीं होगी कि जैसी उसकी आवाज थी। इस बार उन्होंने जोर से कहा, तुम्हारे साथ कौन आया है और क्या चाहिए तुम्हें? लड़की उनकी ऊंची आवाज से कुछ और सिकुड़ गई। इस बार धीमी पर साफ आवाज में बोली, मैं अकेली हूं और शहर से भागकर बचते बचाते इस समय आ पाई हूं। आपके बेटे सिम्हा की दोस्त हूं। सिम्हा का नाम मी बेन इब्राहिम के लिए करंट जैसा काम किया। संभाल कर नजर इधर उधर डाली। इस बार की नजर उस नाम को किसी के कानों में न पड़ जाने से बचाने को थी, जबकि पहले वाली नजरें किसी छिपे खतरे को ढूंढने वाली थी। अब की तहकीकात करते समय उनकी आवाज हल्की थी। सच कहती हो? सिम्हा की दोस्त हो? कोई सबूत है? अलुष्का ने मोटे शाल के भीतर कुछ खड़खड़ाहट की। वो इस तरह के प्रश्न के लिए तैयार थी। फिर एक कागज की पीली सी मुड़ी तुड़ी पर्ची निकालकर मी बेन इब्राहिम के आगे बढ़ा दी। उन्होंने रिवाल्वर जेब में रखकर हाथ की टार्च को कागज खोल उस पर गड़ा दिया। उस पर्ची पर सिम्हा की लिखाई में उसका पूरा नाम और घर का पता लिखा था। मी बेन इब्राहिम एक मिनट को अचकचा कर रह गए। पति को ढीला पड़ता देख मिसेस बेन इब्राहिम, जो अब तक दरवाजे की आड़ में खड़ी थी, कुछ आगे आ गई। क्या है ये? वो फुसफुसाई। आजकल औरतें ऐसा ही करती हैं। जब तक पति सचेत रहता है तो उसके कुछ पीछे खड़ी उसके निर्देश पर नजर गड़ाए खड़ी रहती है, पर जैसे ही पति कुछ ढीला होता दिखाई दिया तो कमान संभालने उसके बराबर आ खड़ी होती है। उनसे यही अपेक्षा होती है कि वे ऐसा करें। मी बेन इब्राहिम ने कुछ पीछे मुड़कर हाथ की पर्ची उनके हाथ में दे दी। मिसेस बेन इब्राहिम ने उसे देखते ही सिम्हा की लिखाई पहचान ली। पीछे से ही कुछ कड़ी आवाज में बोली, किसने दी तुम्हें? लड़की जानती थी कि प्रश्न उसी के लिए है। बोली, सिम्हा ने ही दी। लगभग 2.5-3 साल पहले जब वो मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए हमारे शहर विलायत बेरूत से ले जाया जा रहा था। उसने कहा था कि कोई मुसीबत हो तो मेरे घर चली जाना। आखिरी वाक्य उसने धीमी आवाज में रुक रुक के कहा। मिसेस बेन इब्राहिम को लड़की की आवाज सच लगी। अब उन्होंने तुरंत असमंजस में खड़े अपने पति को पीछे से टोहका लगाया। अंदर लेकर आओ इसे, बाहर खड़े रहने से ज्यादा खतरा है। खतरा शब्द में छिपे सारे डरों को समझ बिना देर करे वे उसे अंदर ले आए और कुछ सेकंडों में ही उस घर का दरवाजा बंद हो गया। अगस्त की गर्मी भरी रात थी, पर लड़की कांप रही थी। मिसेस बेन इब्राहिम ने जब ये देखा तो उसे कुर्सी पर बिठा कंबल लाने चली गई। उनके पति ने ये कहकर अपने बिस्तर की राह ली कि सुबह बात करेंगे और उनकी बीबी उसे लेटने की जगह दिखा देंगी। जूली यानी मिसेस बेन इब्राहिम रसोई में जलने वाले अलाव में और छोटी लकड़ियां डाल उसे तेज कर रही थी, ताकि उस लड़की को कुछ और नहीं तो गरम दूध और काक ब्रेड ही दे दें। रसोई में ये अलाव रात में सुलगता छोड़ दिया जाता है, ताकि रात किसी को गर्म पानी दूध की जरूरत हो तो 4-6 छोटी लकड़ियां डालकर सुलगा ले। सर्दियों में यह अलाव घर के लोगों से वैसे भी देर रात तक घिरा रहता। जूली जब तक दूध लेकर आई, लड़की कुर्सी पर ही ऊँग गई थी। उसे उनके आने का पता न चला। उनके लिए ये अच्छा मौका था उसे देखने का। लड़की पतली दुबली थी और सोते समय भी उसके पीले चेहरे पर भूख, प्यास, डर और आशंकाएं फैली थी। उन्हें उस लड़की में खुफिया होने या खतरे वाले कोई लक्षण नहीं दिखे, बल्कि वही अब उन सबके बीच खतरों से खेल कर आ गई है। सबका ध्यान आते ही उनके तेज दिमाग ने योजना बनानी शुरू कर दी। वो घर में बैठे इतने लोगों की चिंताओं का केंद्र इसे नहीं बना सकती। हर कोई असुरक्षित है और हर असुरक्षित व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से डरता है, और ये डर हमें सच नहीं देखने देता, आशंकाओं भरी कल्पनाओं में उलझाता है। वे ये सब जानती हैं कि ऐसे ही समय में लोग अंधेरों में भूत देखने लगते हैं।
उन्होंने सोचा कि वे बेकार के डरों में न उलझकर इसे सिम्हा की दोस्त के रूप में ही सुबह सबके सामने पेश करेंगी, ताकि लोग बेकार के सवाल करके इसे खुफिया साबित करने पर न तुल जाएं, पर साथ ही खुद इससे सवाल करेंगी और नजर रखेंगी ताकि उनका परिवार सुरक्षित रह सके। पर इस समय इसे कहाँ सुलाया जाए? घर के चारों सोने के कमरे लोगों से भरे हैं और ज्यादा खटपट करने से लोगों के उठ जाने का खतरा है। उन्होंने हाथ के दूध के गिलास को पास की मेज पर रखा और कुछ सोचते हुए भीतर से 3 कंबल उठा लाई। 2 कंबलों को उन्होंने दोहरा करके बिस्तर बनाया और एक कंबल किनारे रख लड़की को धीरे से झिंझोड़ा। लड़की चौंक के उठ बैठी। बिस्तर की ओर इशारा करते हुए उन्होंने उसे दूध पीने को दिया, जिसे वो लड़की एक घूंट में थत्म कर गई। अपने शाल को उतार कर सिरहाने रख वो कंबल को ओढ़ कर लेट गई। जूली की आंखों में नींद नहीं थी। इस एक हिस्से में छिपे कई अनजान किस्सों की संभावनाएं उनके दिमाग में चहलसदमी कर रही थी। लड़की लेटते ही फिर ऊँघ गई थी। शायद सो ही गई हो। सुबह के लिए अपनी कहानी तैयार करती जूली को बहुत सी उलझनें हो रही थी। वो कुछ भी तो नहीं जानती, बस इतना कि इसका नाम अलुष्का है, जो कि नए प्रचलन वाले यहूदी लड़कियों के नामों जैसा है। उसके पास सिम्हा के हाथ की लिखी पर्ची है। सिम्हा सबको तो अपने घर का पता लिख कर नहीं देगा, सो मतलब यह कि सिम्हा और इसके बीच कुछ तो संबंध रहा है। सिम्हा 2 साल, 10 महीने और 16 दिन पहले उनसे दूर ले जाया गया। ट्रेनिंग कैंप और उसके पहले पड़ाव से तो उसके पत्र आते रहे, पर पिछले कई महीनों से जब से लड़ाई तेज हुई है उसके पत्र नहीं आ रहे। यह स्वाभाविक ही है। लड़ाई के दिनों में पत्र कहाँ आ पाते हैं। वे लोग अखबार से सब हाल लेते और अंदाजे लगाते कि सिम्हा कहाँ होगा। आज उसकी लिखाई की पर्ची ने जूली की आंखें नम कर दी। लड़का गर्मी ठंड में फटते बमों के बीच जाने कहाँ भागता फिरता होगा, और वो यहां घर की दीवारों के बीच आरामदेह बिस्तर पर है। वो अकुला के उठ बैठिन। अक्सर जब ऐसे ख्याल उन्हें आते तो वो बेचैन होकर उठ बैठती। बेन इब्राहिम उनकी हालत जानते थे और ये भी कि चिंता से वो बीमार हो जाएंगी, सो प्यार से थपकते हुए उन्हें लिटा देते। पर आज तो उनके पति है नहीं पास में। उनके पास तो ये लड़की लेटी है जो अपने को सिम्हा की दोस्त कहती है कि बेरूत से आई है, पर वो तो बहुत दूर है। तो ये आई कैसे यहां? कब की चली हुई होगी? कहाँ रही होगी बीच के दिनों में? और यही क्यों आई? ये तो जानती है कि सिम्हा यहां नहीं है। किस परिवार से है? अरब है कि यहूदी? नाम तो यहूदी है, पर कोई माथे पर तो लिखा नहीं है कि कौन अरब है और कौन यहूदी। आदमी तो फिर दाढ़ी से पहचाने जाते हैं, पर औरतों के पास तो ऐसा कोई निशान होता नहीं है। वैसे भी औरतों की एक ही जात होती है, औरत। आदमी का नाम, जाति, काम और धर्म होते हैं। औरत का एक ही धर्म है, औरत होना और सारी सांस्कृतिक अपेक्षाओं को पूरी करना। आदमी लड़ता है और जीती जाती है औरत। आदमी योजनाएं बनाता है और उन योजनाओं के पहियों का तेल बनती है औरत। आदमी मरता है और उजड़ती है औरत। औरत जब प्रश्न करती है तो झिड़कियां खाती है, सलाह देती है तो बेवकूफ कहलाती है। जूली ये सब अनुभव से जानती है। वो इस लड़की के बारे में सोचने लगी। कहां से, कैसे आई ये? अचानक ही पूछ बैठिन, कब चली थी अपने घर से? अनजान जगह पर सोती हुई लड़की सोते हुए भी अपनी छठी इंद्रिय खोलकर सो रही थी। कुनमुनाई और फिर बुदबुदाकर बोली, जुम्मे को। उसके ये कहते ही जूली को जैसे बिजली छू गई। लड़की भी सोता नींदी में निकले शब्द की प्रतिक्रिया को पहले से ही समझ काट की हो गई। कुछ देर केवल रसोई से काट के कड़कड़ाने की आवाज और बाहर तेज हवा की आवाज उन दोनों के बीच बहती रही। लड़की कपड़ों की इतनी तहों के नीचे भी जूली की नुकीली निगाहों से छिल रही थी। कुछ मिनट वह ये बर्दाश्त करती रही, पर जब उसे लगा कि वे उसके सच का इंतजार कर रही हैं, तो वो उठकर बैठ गई। वाकई में जूली का कोमल चेहरा कड़ा हो गया था और नीली हरी आंखें गुस्से से और गहरी हो गई थी। लड़की ने उनकी आंखों की तरफ क्षण भर देखा, फिर नजर नीची कर ली। उसे सिम्हा की कंचों जैसी नीली और हरी आंखें याद आई, जो बिल्कुल अपनी मां जैसी थी।
उसे लगा कि इससे पहले कि मिसेस बेन अब्राहम का इंतजार और धैर्य दोनों चुक जाए और वे उसे इस भरी रात में घर से बाहर फिंकवा दे, उसे सच कहना ही होगा। वो घुटने सिकोड़ कर बैठ गई और गर्दन नीचे करके बोलने लगी। लगभग 3 साल पहले मुझे वो मिला था, आपका बेटा। बेरूत में बहुत से ट्रक भर कर जा रहे थे लड़ाई की ट्रेनिंग के लिए। 3 दिन रुके वे ट्रक बेरूत में। उन्हें और सिपाही भर्ती करने थे। मेरा बड़ा भाई और 3 चचेरे भाई भी भर्ती किए गए। वे लोग घर घर जाकर 15 से 16 साल के लड़कों को भर्ती कर रहे थे। मेरा भाई 15 का हुआ ही था जब वे उसे भर्ती करने आ गए। वो हम तीनों बहनों के बीच का है। मैं तब 13 साल की थी। मैं घर में उसकी सबसे ज्यादा चहेती बहन थी। हर समय उसके पीछे लगी रहती थी। जब वे उसे भर्ती करके लेकर चले तो मैं बहुत रोई और जिद करके पिताजी के साथ छावनी तक गई। वहां उसी की उम्र के बहुत से लड़के थे। वो तो सबसे मिलकर बहुत खुश हो रहा था, पर मैं बहुत दुखी थी। पिताजी छावनी के बड़े साहब से बात करके कागज भरने लगे और मैं अकेली कुछ दूर एक पत्थर पर उदास होकर बैठी थी। कुछ देर बाद एक लड़का वहां आकर बैठ गया। वो मेरे भाई जितनी उम्र का था। वो आपका बेटा सिम्हा था। जूली, जो कुछ मुंह मोड़े लड़की के झूठ बोलने की नाराजगी मन में लिए बैठी थी, सिम्हा के नाम से उत्सुक हो आई। गर्दन लड़की की ओर मोड़ उसको देखती हुई कहानी सुनने लगी। जब उन्होंने कुछ नहीं कहा तो लड़की ने अपनी कहानी फिर शुरू की। उसने ही मुझे अपना नाम बताया। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं भी फौज में भर्ती होने के लिए आई हूं। उसने ये बात इतने भोलेपन से पूछी थी कि मैं खिलखिलाकर हंस पड़ी। वो मुझसे बड़ा था पर कितना भोला था। मेरे हंसने से वो शर्मा गया पर अपनी गलती भी समझ गया। मुझे अपने भाई की चिंता थी, सो सारी बात बताकर मैंने उससे कहा कि वो मेरे भाई का दोस्त बन जाए ताकि मेरे भाई को घर की याद कम आए। मेरे चाचा के लड़के बड़े थे और उस पर धौंस जमाते थे, सो जब सिम्हा ने कहा कि वो मेरे भाई का दोस्त बनेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई तो मेरे भाई के साथ होगा। फिर उसने मुझसे मेरे बारे में पूछा। इसके बाद पिताजी आ गए। मैं अपने भाई को अभी अलविदा नहीं कहना चाहती थी और अगले दिन मुझे सिम्हा से बात करके ये पक्का करने का मन भी था कि वो मेरे भाई का दोस्त हुआ कि नहीं। खैर, मेरे बहुत जिद करने पर पिताजी और मैं उस रात उनके एक दोस्त के घर में रहे जो कि छावनी के एकदम पास में था। अगले दिन हम भाई से फिर मिले। सिम्हा से भी मैं मिली। मेरे भाई से उसकी दोस्ती हो गई थी। सुनकर मुझे राहत मिली। उस दिन सिम्हा ने मुझे आप सब के बारे में बताया। उसे आप सब की बहुत याद आ रही थी, खासकर आपकी। उसने आपके हाथ की बनी रोटी का टुकड़ा भी मुझे खिलाया जो बहुत मीठा और अच्छा था। उसे ये घर, अपना कमरा, आगे के खेत सब बहुत याद आ रहे थे। छावनी में सभी लड़के अपने अपने घर की याद कर रहे थे, सो उनके सामने वह ये सब कुछ नहीं बोलना चाहता था। फिर फौज में जाने वाले लड़कों को कड़ा बनने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। कोई ऐसे रो भी तो नहीं सकता था। आखिर वो लड़का था, लड़की नहीं। वो सांस लेने रुकी कि देखा कि मिसेस बेन अब्राहम के आंखों से आंसू बह रहे हैं। अपने बिछुड़े बेटे का चेहरा उनके सीने में गड़ा है। आज उस चेहरे का बयान कोई और कर रहा था। उन्हें लगा कि मन हुमक कर गले में फंस जाएगा। वही तो सिखाती रही उसे हमेशा की, लड़के होकर रोते नहीं। वो पूछता था, क्यों? फिर आगे बहसता, तो फिर लड़कों के आंसू क्यों बनते हैं? टीयर ट्यूब तो उनके भी होती है ना मां। वो भी रो सकते हैं। घर पढ़ाने के लिए जो मास्टर आते थे वो हमेशा सिम्हा के बुद्धिमान होने की तारीफ करते थे, पर जब वो ऐसे बहसता तो वो झल्ला जाती। कहती, बस जो कहा है उसे मानो। उनके पति के सामने जब कभी ये झगड़ा होता तो वो उन्हें टोकते, तुम चाहती हो कि वो बुद्धिमान भी हो पर बुद्धुओं की तरह बिना सोचे तुम्हारी बात मान भी ले, ये कैसे संभव है? पर उसने उनकी बात मान ली। भर्ती करने वाले ट्रक में बैठते हुए रोया नहीं। चेहरा उदास जरूर हो गया था उसका। वो ख्यालों में से बाहर आई। वो लड़की बोल रही थी। उस दिन हम लगभग पूरा दिन वहां थे। पिताजी भाई को लेकर दर्जी के पास
जूते वाले के पास, बिस्तर बंद वाले के पास छावनी में ही घूमते रहे और मैं उसी पत्थर पर बैठी रही। सिम्हा से बहुत सी बातें हुई। कहते हुए वो शर्मा गई और नीची नजर से जमीन को देखने लगी। कुछ क्षण रुक कर बोली, उसी दिन उसने वो पर्ची दी थी अपना नाम और पता लिखकर, साथ ही ये कहकर कि अगर मुझे कोई परेशानी हो तो मैं यहां आ जाऊं, क्योंकि उसके पिता सरकार में काम कर चुके हैं, इसलिए वो सुरक्षित है, और साथ ही ये भी कि वह एक दिन मुझे यहां ले आएगा। मुझे लिखना पढ़ना नहीं आता था, सो मैंने उसे अपना नाम और अपने मोहल्ले का नाम बता दिया। उसने कहा कि वह मुझे याद करेगा। जूली इस सारी प्रेम कहानी के बीच एक बार भी न हुआ बोली और नहीं हिली। लगता था कि वे कहानी सुनते हुए सो गए हों। कहानी खत्म होने पर बोली, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने कहा, अनुष्का। जूली की नजरें कड़ी हो गई, जैसे अभी उसके झूठ को पीट कर सच कर देंगी। लड़की के बदन में झुरझुरी दौड़ गई। यास्मीन, कहां से आई हो? बेरूत। तुम यहां क्यों आई? मेरे पास कहीं और जाने के लिए जगह नहीं थी और सिम्हा ने मुझे अपने परिवार के दयालु होने के बारे में बताया था, इसलिए। पर तुमने अपना घर क्यों छोड़ा, जबकि इतना सब कुछ हो रहा है? इसीलिए घर छोड़ना जरूरी हो गया था। साफ बोलो। वो पहेलियों में बात करने को तैयार नहीं थी। वो लड़की आवाज सुनकर कुछ सिकुड़ तो गई पर घबराई नहीं। थकावट और नींद के बीच वो भविष्य की आशंकाओं के बारे में बहुत कुछ सोच नहीं सकी। एक गहरी सांस लेकर बोली, 5 दिन पहले मेरा घर भी आपके घर जैसा ही था। मेरे 2 चाचा के परिवार और हमारा परिवार बड़ी हवेली में रहते थे। पिछले हफ्ते नहीं, केवल 5 दिन पहले की तो बात है कि जब मैं मां के साथ खड़ी शीरी बनाना सीख रही थी। मेरी बड़ी बहन अपनी ससुराल से आई हुई थी। वो पेट से है, सो मां उसके लिए शीरी बना रही थी और मां ने जबरन मुझे खड़ा कर लिया था अपने साथ। सबसे छोटी हूं ना, तो कुछ सिरचढ़ी सी हूं। वो पुरानी यादों में खोते हुए भी स्थिति के प्रति सजग थी। वो एक अनजान घर में थी और एक अनजान औरत के सामने बैठी अपनी कहानी सुना रही थी। आधी रात से ऊपर का न जाने कितना वक्त निकल गया था। बाहर अंधेरा ठंडी काली स्याही सा फैला था। कभी कभार किसी चील की आवाज उस काली स्याही के ठंडेपन को तोड़ने की कोशिश करती और फिर घना सन्नाटा फैल जाता। सन्नाटे कई बार बहुत डरावने होते हैं। उनमें अनेक घटनाओं की बू होती है। इंसान अपने मन के हिसाब से कोई एक बू उस सन्नाटे से चुन लेता है और आशंकाओं और डर के ताने बाने बुनकर उसमें घुटने लगता है। अनुष्का यानी यास्मीन ने जिस डर को चुना था वो उसकी कल्पना में नहीं था। उस डर को वो झेल चुकी थी, घोग चुकी थी। आंख और कान के जरिए वो डर बेहद डरावने सच के रूप में उसके अनुभव और जीवन का दुखद हिस्सा बन चुका था, जिससे बचकर वह कभी अपने पुराने सच में नहीं जा पाएगी। जीवन का मधुर हिस्सा झटके से खींचकर तोड़ दिया गया था। अपने उस सच के टुकड़ों को आंखों में समेट उसने आगे कहना शुरू किया, मेरे पिता एक ठबीले के सरदार हैं। कुछ दिन पहले एक सभा में उन्होंने खुले तौर पर सुन्नियों का विरोध किया था। इस पर कुछ लोगों ने उन्हें धमकी भी दी थी। जूली ने उसे रोका। कैसा विरोध? जूली ने भी अंधेरे से अपने और अपने परिवार के भविष्य के लिए आशंकाएं चुन ली थी, और अब हर आवाज, हर बात में वो चिंता और आशंका सिर उठाकर खड़ी हो जाती थी। वातावरण ही ऐसा था। बहुत से यहूदी बेरूत, ट्रिपली और सिडान छोड़कर जा चुके थे और जो रह गए थे उनमें से बहुत से जाने की सोच रहे थे। सुनने में आ रहा था कि युद्ध लगभग समाप्ति पर है। लगता था कि किसी भी दिन युद्ध की समाप्ति का समाचार आ सकता था, पर जर्मनी में यहूदियों के साथ हुए नृशंस व्यवहार पर ही बात नहीं खत्म नहीं हो रही थी। दुनिया के बहुत से हिस्सों में यहूदियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा था। वे डर और आशंकाओं से ग्रस्त हो फिलिस्तीन जा रहे थे, जहां उन्हें इजराइल बनाना था। जियोनिस्ट लोगों ने दुनिया भर के यहूदियों का आह्वान किया था कि वे अपने देश बनाने के लिए इकट्ठे हों ताकि वे सुरक्षित रह सके। ये वो समय था जबकि पीढ़ियों से साथ रह रहे अरब और ईसाइयों पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता था। इस युद्ध ने बहुत कुछ तोड़ा था,
बहुत कुछ हमेशा के लिए नष्ट कर दिया था। जब यास्मीन ने विरोध की बात की तो जूली के कान खड़े हो गए। हर जगह ही आजकल विरोध है, पर पता रहना चाहिए कि किस बात का विरोध है। यास्मीन की आवाज और धीमी होकर एक फुसफुसाहट में बदल गई थी। मेरे पिता सहमत नहीं थे कि यहूदी लोगों को भगाने के लिए दहशत का सहारा लिया जाए। वे मारकाट नहीं चाहते थे, पर बाठी के अरब इस बात पर जोर दे रहे थे कि अब जबकि यहूदी इजराइल बनाना चाहते हैं, तब ऐसे में हमारा ये फर्ज है कि हम उन्हें यहां से पूरी तरह खदेड़ दें, और अगर वे अपनी मर्जी से न जाएं तो फिर तलवारें तो हैं ही। सिर नीचे करके ये सब बताते हुए भी यास्मीन को लगा कि जूली इतने कपड़ों से ढके होने पर भी कांप गई। यास्मीन आवाज सामान्य करते हुए बोली, मेरे पिता, चाचाओं और भाई और कुछ साथ के थोड़े से लोगों ने इस विचार का विरोध किया और तलवार उठाने, लोगों को परेशान करने के बजाय इंतजार करने को कहा ताकि यहूदी लोग स्वयं ही चले जाएं, पर लोगों ने उनका विरोध किया। आप तो जानती है ना, मुफ्ती साहब के कहने से यहां क्या क्या हो रहा है। पहले ये सब था, हम सभी तो साथ साथ रह रहे थे, पर कभी ये गोरे लोग, कभी ये मुफ्ती, तो कभी कोई और, कुछ न कुछ होता ही रहता है। जब से ये खबर आई है कि यहूदियों को अपनी जमीन मिलेगी, बस तब से तो और खलबली मची है। बोलते बोलते वह एकाएक रुक गई। उसकी सांस बहुत तेज चल रही थी। सांस तो तेज जूली की चलनी चाहिए थी, पर एकाएक यास्मीन की तेज सांस सुबकियों में बदल गई। वो घुटनों में मुंह डाल सुबकने लगी। जूली को समझ नहीं आया कि अचानक क्या हुआ। वो चुप सी बैठी रह गई कुछ क्षण। हाथ सांत्वना देने को बढ़े नहीं, क्या कहें। वो अभी सोच ही रही थी कि यास्मीन ने नाक सुड़क मुंह ऊपर उठाया। उसका गोरा मुंह और आंखें लाल थी। मार डाला उन्होंने। मिसेस बेन अब्राहम केवल यही कह पाई, मार डाला मेरे पिता को, मेरे एक चाचा और मेरे एक भाई को, मेरी आंखों के सामने मार डाला। मां ने मुझे अंदर की तरफ धक्का दिया और भाग कहा। बाहर की तरफ जाते जाते मुझे अम्मा का गरारे के पैर में उलझकर गिरना ही दिखा। गिरते गिरते भी उनके हाथ का इशारा मुझे भागने को कह रहा था। सुल्ताना और बड़ी आपा घर के बाहर गई हुई थी, सो पता नहीं उनका क्या हुआ। पता नहीं अम्मा का क्या हुआ, पता नहीं चाचा का क्या हुआ। मुझे कुछ नहीं पता कि सबका क्या हुआ। वो नंगी तलवारें लेकर घर में घुसे थे और तख्त पर बैठे घर के 3 मर्दों को उन्होंने बिना कोई मौका दिए काट डाला था, ये कहकर कि यहूदियों का साथ देते हो, उन्हीं के पास जाओ। मैं हवेली के पीछे बने चोर दरवाजे से निकलकर खेतों की तरफ भागी और उस तरफ बने कच्चे पक्के मकानों के पीछे छुपती छिपाती भागती रही। मुझे नहीं पता कि मैं कब तक भागी होंगी। कोई गांव था, वहां मैंने पूछा कि मैं कहां हूं, तो उसने बताया कि मैं बारजा शहर की तरफ जा रही थी। रात मैंने उसी गांव की मस्जिद के पास बने कमरे में बिताई थी। किसी ने मुझसे नहीं पूछा कि मैं कौन हूं। सब अनेकों उलझनों में है, और फिर सब इस बड़ी लड़ाई के दौरान पागल सी दिखने वाली औरतों को देखने के आदी होते चले जा रहे हैं। लोगों ने सोचा होगा कि मैं भी कोई ऐसे ही पागल हूं जिसका शौहर लड़ाई में मारा गया होगा। मैं 4 दिन चलकर यहां पहुंची हूं। रास्ते में संतरे और केले खाकर, कभी सूखी काख, ब्रेड खाकर मैंने गुजारा किया। पर मुझे ये याद था कि आप लोग सिडान में रहते हैं, समुद्र किनारे बने किले के पास के मोहल्ले में। वो सारी कहानी जैसे एक सांस में सुनाती चली गई थी कि कहीं कोई सिरा छूट न जाए या लंबा न हो जाए। उसने वो सब बातें छुपा ली थी कि खेतों में बचकर भागते हुए वो कितनी बार गिरी थी, कितनी बार उसकी कोहनियां छिली और सिडान आकर वो कैसे पतली पतली गलियों के घुमावदार भूल भुलैया जैसे चक्कर में पड़कर रोने लग गई थी। हर तरफ से निकलने की कोशिश करके भी वो दर्जियों वाली गली में ही वापस लौट आती थी। किसी से उनका पता भी नहीं पूछ सकती थी। समय ही ऐसा है, यहूदी के घर का पता पूछने का समय नहीं है ये। अरब लोग कितने नाराज हैं यहूदियों से, हिटलर कितना नाराज था उनसे। लगता है कि सारी दुनिया उनके पीछे पड़ी है, तभी तो वो अपनी जमीन का टुकड़ा ढूंढ रहे हैं।
वे 1 लाख यहूदियों को फिलिस्तीन पहुंचने, इज़राइल बनाने के लिए पुकार रहे हैं। फिलिस्तीनी अपनी जमीन के लिए परेशान हैं। सबको अपनी जमीन चाहिए, पर जमीन तो वही है, उधर समुद्र और इधर जमीन मांगते लोग, आपस में लड़कर मर जाने वाले लोग, इसी जमीन के नीचे दफन कर दिए जाने वाले लोग। यास्मीन ने यहूदियों का कब्रगाह देखा था इस शहर में, जो समुद्री हवा और इस भागम भाग में उपेक्षित पड़ा था। 6 गज जमीन के नीचे सोया आदमी भी क्या इस जमीन के लिए लड़ा था? यास्मीन कुछ नहीं जानती। जो वो सुनती रही है उसी के हिसाब से सोचती है। अम्मा डांटती थी कि तू हवाई किले न बनाया कर, पर अगर सब उसके जैसे हवाई किले बनाकर उनमें रह पाते तो जमीन के लिए ये लड़ाई न होती। लड़ाई न होती तो उसे अपने पिता, चाचा और भाई को मरते हुए न देखना पड़ता। घर से सबको छोड़कर भागना न पड़ता। मिसेस बेन ब्राहम उसकी कहानी को गुनती चुप बैठी थी। कुछ देर चुप रहकर बोली, पर यही क्यों आई? यास्मीन ने एक लंबी सांस ली और ना जाने क्या सोचते हुए गर्दन हिलाई। कई कारण हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊं। जो तलवार लेकर घर में घुसे थे उनमें हमारे कबीले के लोग भी थे। वो हमारे सारे रिश्तेदारों को जानते थे। मैं जाती भी कहा। फिर 2 दिन में लगभग 20 किलोमीटर चलने के बाद मुझे पता चला कि मैं इसी शहर की तरफ बढ़ रही हूं। तो दिमाग में सिम्हा के घर के शहर के अलावा और इस शहर में आपके घर के अलावा कहीं और जाने की बात मेरे दिमाग में ही नहीं आई। कुछ भी सोच समझ कर कहाँ हो पाया? उसने धीरे से कहा। और अगर हम लोग भी बाकी यहूदियों की तरह घर छोड़कर जा चुके होते तो मैं यही रहती, इसी घर के एक कोने में, ये सोचती हुई कि शायद सिम्हा लड़ाई से लौटकर यहीं आए। जूली एक धीली लंबी सांस छोड़कर बोली, तुम यहां पनाह लेने आई हो, पर कल इस घर के लोग अपने बाप दादाओं का ये शहर छोड़कर जा रहे हैं। यास्मीन ने कुछ हैरानी से उन्हें देखा। वैसे तो उसे यह भी उम्मीद नहीं थी कि वे लोग उसे मिलेंगे। कितने ही यहूदी तो जा चुके थे। कल सुबह आप भी। सिम्हा तो लौटा नहीं है अभी। लड़ाई बंद होने वाली है, यही सुना है, तो वो कुछ समय में लौट आएगा। फिर वो कुछ ज्यादा ही बोलते जाने से फिर सकुचा गई। हाँ, लड़ाई बंद होने वाली है, पर यहां की लड़ाई, हमारी लड़ाई कहाँ बंद हुई है? मुफ्ती अल हुसैनी ने क्या कहा है पता है ना, कि वो यहां यहूदियों को नहीं रहने देगा। एक लंबी सांस लेकर वो चुप हो गई। फिर कुछ मिनट ऐसे ही बीते, असमंजस जैसे। फिर जैसे खुद से बोलते हुए बोली, जाना तो पड़ेगा, पर मैं सिम्हा का इंतजार करे बिना नहीं जा सकती। वो आएगा तो ढूंढेगा। उसे क्या पता चलेगा कि हम कहाँ हैं? मैं नहीं जा सकती। मैं अपनी और अपने बेटे की जिंदगी एक दूसरे के इंतजार में नहीं बीतने दे सकती। वो हमें मार कर खत्म कर सकते हैं, पर यह भी कहाँ जरूरी है कि हम जिंदा उस अपनी कही जाने वाली जमीन पर पहुंच ही जाएंगे। पर कोई रिश्तेदार बात नहीं सुनता। वो सब जाना चाहते हैं। और आपके पति क्या कहते हैं? वो मेरे कारण मजबूर है। अपने लड़के की मां के कारण वो भी नहीं जा पाएंगे। यास्मीन ने लंबी सांस ली। पता नहीं वो सांस एक साथ मिल जाने की राहत की थी या मिसेस बेन ब्राहम के दिल को समझ पाने की। जूली ने उसकी तरफ देखा, बोली, सुबह तुम सबको सिम्हा की दोस्त की जगह अपने को उसकी मंगेतर बताना। इस तरह तुम हमारे साथ ही रह सकोगी। यास्मीन ने चुपचाप हां में गर्दन हिलाई। वो फिर बोली, और सुनो, तुम्हारा नाम अलुष्का साका है, बेरूत से आई हो बचकर। और तुम्हारी सगाई बेरूत में हुई जब सिम्हा 3 साल पहले 1942 में तुम्हें वहां मिला था। तुम्हारा पहली नजर का प्यार था और तुम लोगों ने उसी हफ्ते में सगाई कर ली थी। अच्छा, रुको, कहकर वो तेजी से रसोई की तरफ चली गई। लौटिन तो उनके हाथ में आदमियों के पहनने वाली एक अंगूठी थी, पर अंगूठी का नाप कुछ छोटा था, जैसे वो सबसे छोटी अंगुली में पहनने वाली अंगूठी हो। इस अंगूठी को उन्होंने यास्मीन का हाथ पकड़ अंगूठे में पहना दिया। अंठी ठीक आ गई। देख मिसेस बेन ब्राहम को चैन मिला। बाहर रात बीतने के आसार से लग रहे थे। आसमान की स्याही कुछ कम हो रही थी।
मिसेस बेनब्राहम ने पहली बार यास्मीन को भरपूर नजर देखा और कुछ मुस्कुरा दी। अब वो कुछ निश्चिंत दिखाई दे रही थी। उनके साथ एक और इंतजार करने वाला शामिल हो गया था। उन्हें इत्मीनान होने लगा था कि जो वो कर रही हैं वो ठीक है। वो रहने की जिद न पकड़ती तो कल ही सब यहां से चल पड़ने को उतारू थे। उनके जिद पकड़ जाने से दिन भर बात होती रही और अंत में उनके न मानने पर शेष सबने अगली सुबह ही शहर छोड़ने का निर्णय ले लिया था। अगर वो चली जाती तो, पर जाती कैसे? उन्हें सिम्हा का इंतजार है, फिर अब ये लड़की भी तो है, सिम्हा की मंगेतर। वो उसके चेहरे को छू कर प्यार से बोली, कुछ देर को लेट जाते हैं, घंटे भर में तो सुबह हो ही जाएगी। यास्मीन उनके चेहरे के बदले हुए भाव देखकर मन में कुछ हैरान थी। उसने कुछ नहीं छुपाया था मिसेस बेनब्राहम से, और अब वो उनके कहे से वो अलुष्का साका थी, उनके बेटे की मंगेतर। जिंदगी को कुछ देर और पकड़े रहने का एक नया बहाना दोनों मिल गया था। इसी से शायद वो दोनों निश्चिंत होकर लेट गई। तो दोस्तों, ये थी कहानी थोड़ी देर और यास्मीन की मुश्किलों, डर और संघर्षों की कहानी, जिसमें हमें मानवीय संवेदनाओं, परिवार और उम्मीद की ताकत देखने को मिलती है। कहानी ये दिखाती है कि किस प्रकार राजनीतिक और धार्मिक संघर्षों के बीच आम लोग, खासकर महिलाएं, किस दर्द और असुरक्षा से गुजरती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।